बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सुल्तान शाह की वापसी सूरज गुरूब होने के बाद काफ़ी देर से हुई थी और मैं उसे दूर से पहचान कर मार्टन के मकान से थोड़ी दूर रोकने में कामयाब हो गया था। कार ठहरते ही मैं दरवाज़ा खोलकर थके हुए अंदाज में अंदर नशिस्त पर गिरा था। खैरियत तो है, बाहर क्या कर रहे थे? उसने हैरत के साथ सवाल किया। मैं इसे इख्तिसार के साथ उन वाक़यात से आगाह करने लगा जो उसके चले जाने के बाद मेरे साथ पेश आए थे और मुझे मार्टन के मकान को खैरबाद कहना पड़ा था। ओह, खासा हंगामा हुआ है, वो मेरे खामोश होने पर बोला। लेकिन उसे मार डालने के बाद अंदर रपोश रहने में क्या खतरा था? बज़ाहिर मकान वीरान रहता मगर तुम अंदर ही छुपे रहते। दाऊद को अब तक अपने आदमी के वापस न लौटने से तशवीश लाहक हो गई होगी। मैंने कहा, वीरा ने उसे अपने आदमियों की रिपोर्ट से आगाह कर दिया होगा जिसमें किसी नकाबपोश की मौजूदगी का जिक्र नहीं था। जब वो एक आदमी को बेच सकता है तो उसकी तलाश में दूसरा भी रवाना कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक इसका कोई आदमी मार्टन के मकान में दाखिल होकर दूसरी लाश दरियाफ्त कर चुका होगा, जबकि मार्टन के चीथड़ों की खबर उसे वीरा ने दे दी थी। इसका मतलब है कि दाऊद साफ बच गया। फिलहाल तो यही समझ लो। ये बताओ कि तुम्हारे काम का क्या रहा? मैंने तजस्सुस अमेज लहजे में सवाल किया। पासपोर्ट बन गए, लेकिन वीरा का काम दिक्कत तलब है। मैंने दोनों पासपोर्ट एक ट्रैवल एजेंट को दिए हैं। हमें टिकट इसी से लेने होंगे और वो वाजिबी मुआवजे पर कल तक ज्यादा से ज्यादा वीजे लगवा देगा। गुड, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। इटली का वीजा बहुत अहम है, वो जरूर लगना चाहिए। मुझे याद था, वो मुस्कुराते हुए बोला। कल शाम तक सारा काम हो जाएगा। आज रात मुझे किराए की रकम ट्रैवल एजेंट के घर पहुंचानी होगी। निशिस्तें कब की करा लूं? अब तो इस शहर ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया है। यहाँ छुपते फिरने से बेहतर होगा कि हम कल रात ही यहाँ से लंदन के लिए रवाना हो जाए। मैंने कहा, तो क्या वेरा साथ नहीं जाएगी? उसने हैरत से सवाल किया। वो बाद में आएगी तो अच्छा है। मैं उसे तुम्हारी रवानगी के बारे में नहीं बताया। हम दोनों सुकून से एक साथ सफर कर सकेंगे। वो तंजीम की मीटिंग और दाऊद के मामलात निपटा कर आएगी, लेकिन इससे राब्ता कहाँ और कैसे होगा? वो सब हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। मैंने कहा, मैं उसका लंदन का फ़ोन नंबर और पता ले लूँगा। इसके साथ बराह रास्त गजाला से मुलाकात का तरीका भी मालूम कर लूँगा। वो सर हिलाकर रह गया, लेकिन उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो इस बारे में किसी उलझन का शिकार था। लेकिन मैंने इस वक्त उसे मजीद कुरेदना मुनासिब न समझा। सदर के एक पब्लिक कॉल ऑफिस के करीब मैंने कार रुकवा ली और वहाँ से वीरा का नंबर मिलाकर इसे इशारे में अपने साथी की बेखैरी व आफियत वापसी की इतला देते हुए वाजे कर दिया कि मैं कॉल ऑफिस से बोल रहा था। मैं तुम्हारे फ़ोन की बेचैनी से मुंतज़िर थी। जवाब में उसकी आवाज़ आई। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? शब बसरी की फिक्र की जाएगी। मैंने कुन अखियों से कुर्बो जवार का जायजा लेते हुए धीमी आवाज में कहा। फिलहाल तुम सीधे हिल पार्क पहुंचो। इसकी आवाज उभरी। मेरे पास एक बहुत अहम इतला है। मैं 8 बजे तक वहां पहुंचकर तुमसे मिलूंगी। कैसी इतला? मैंने हैरत से सवाल किया। थोड़ी देर पहले लंदन से एक खबर मिली है, बस आकर बात करूंगी। मैं पूछता ही रह गया, लेकिन वो उजलत में मालूम होती थी। उसने गुड बाय कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरे दिल में लंदन के हवाले से तशवीश पैदा हो गई थी। न जाने वो क्या अहम इतला थी। अगर इसका ताल्लुक गजाला से था तो इससे आगे मैं न सोच सका। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? सुल्तान शाह ने देखते ही सवाल किया। कुछ नहीं, बस हिल पार्क चलो, मैंने कहा। कार खामोशी से हिल पार्क की तरफ चल पड़ी और मैं ख्यालात की रौ में डूब गया। मौसम खुशगवार था और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, मगर हिल पार्क ज्यादा आबाद नहीं था। खास तौर पर पार्किंग लॉट तो तकरीबन खाली ही पड़ी हुई थी। इससे परे घास के किताब पर कहीं कहीं शहर के बेफिक्रों की टोलियों से उभरने वाले शोरो गुल और कहकों से फजा कुछ आबाद लग रही थी। पार्किंग फीस अदा करके सुल्तान गाड़ी को ऐसे हिस्से की तरफ लेता चला गया जहां से वीरा की गाड़ी बेआसानी निगाहों में आ सकती थी। अब बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? अग्निशन ऑफ करके सुल्तान शाह मेरी तरफ मतवज्जो होकर बोला। वीरा ने बुलाया है, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। थोड़ी देर में वो खुद भी यहाँ पहुँचने वाली है। क्या कोई बहुत खास बात है? इसने टटोलने वाली नजरों से मेरा जायजा लेते हुए सवाल किया। ये तो वही बता सकेगी। इसे लंदन से कोई खास पैगाम मिला है? इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। मैंने अपने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। लंदन से? वो चौंक पड़ा। भाभी को भी तो लंदन ही भेजा है ना इसने? मुझे यही फिक्र लाहक हो गई है। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। फोन पर इसने कोई तफसील नहीं बताई। बज़ाहिर तो लंदन से बस गजाला ही का ताल्लुक है। खुदा करे कि वो खैरियत से हो। सर फिरी लड़की है, खुद को खतरे में महसूस करके कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठा सकती
सकती है। अब मैं समझा कि तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो। मैं सोच रहा था शायद तुम खामोशी के साथ रवानगी की मंसूबाबंदी कर रहे हो। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, इस पूरी मुहिम में शायद अब तक गजाला ही को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मैंने सर्द लहजे में कहा, माँ कोकीन शिकार हुई, बाप पागल हुआ, बाप ने खुदकशी कर ली और वो कैदी है। अब अगर इसका बाल भी बीका हुआ तो मैं वीरा को चोटी से पकड़कर इस वक्त तक कराची की गलियों में घसीटता फिरूंगा जब तक वो सिसक कर जान न दे दे। इस तरह इन ज्यादतियों का अजाला तो न हो सकेगा। इसने धीमे लहजे में कहा। बस इसकी जुबान से ज्यादतियों का जिक्र सुनते ही मुझे यक बियक तैश आ गया। किसी और मौजू पर बात करो, ऐसा न हो कि इसके आने से पहले ही मैं अपना जहनी तवाज़ुन खोकर कोई इंतहाई कदम उठा लूं। वो अंधेरे में बस मुझे घूर कर रह गया। इसकी चमकती हुई निगाहें मेरी तरफ उठी, फिर मुझे अपनी तरफ निगरान पाकर इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे फौरन ही एहसास हो गया कि मैं इश्तियाल की हालत में इसके साथ ज्यादती कर बैठा था, जो शायद इसकी तबीयत पर भी ग्रां गुजरी थी। मेरा मकसद तुम्हारी दिल आजारी नहीं था। मैंने इसके शाने पर हाथ रख कर नरम लहजे में कहा, आजकल मेरे लिए गजाला की परेशानी बहुत ज्यादा तशवीश का बायस बनी हुई है। यहाँ रहते हुए मैं बिल्कुल बेबस हूँ। ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करता हूँ कि अपने जहन को किसी और तरफ मसरूफ रखूँ। मुझे अंदाजा है। वो मेरी बात काट कर धीमी और संजीदा आवाज में बोला, गलती मेरी ही थी और तुम्हें मुझको टोकने का पूरा हक था। तुम इससे भी कड़ा लहजा इख्तियार करते तो भी मैं बुरा न मानता। इसका लहजा इस वक्त इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। साफ जाहिर हो रहा था कि मेरी बात इसे बुरी लगी थी, लेकिन मैंने इस वक्त बात बढ़ाना मुनासिब न समझा। इस बारे में फिर किसी वक्त बात करके इसे मनाया जा सकता था। मैं सिगरेट सुलगाकर गाड़ी से नीचे उतर गया। कुछ अरसे पहले तक सूरत हाल कुछ यूं थी कि मैं अपने सारे वसाइल और सलाहियतों के साथ हर इस शख्स के लहू का प्यासा हो रहा था जो तंजीम के मफादात का जरा भी पासदार था। इन दिनों वीरा ने अपने कलीदी किरदार में मेरे खिलाफ सरगर्म अमल थी, और अगर मेरे बारे में इसकी जाती पसंद आड़े न आती तो वो शायद मेरा पत्ता ही साफ कर सकती थी। लेकिन पिछले चंद रोज में हालात ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया कि बज़ाहिर मेरी और इसकी मंजिल एक ही नजर आ रही थी। इस साजगार माहौल से पहले ही वो मुझे लगाम देने की नीयत से बदकिस्मती से गजाला को अगवा करके बैरून मुल्क भिजवा चुकी थी। अब मैं जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर गजाला से मिलना चाहता था, मगर वीरा तंजीम की बेखुनी पर तुली हुई थी। वो मेरे साथ मिलकर लाइड्स कॉटेज की तबाही पर बादल नख्वास्ता आमादा हुई थी, मगर वहाँ जेरे जमीन रास्तों से एक खुफिया कमरे में पहुंचकर जब इसने जिम्मी लाइट की तस्वीर देखी तो वो सरापा इंतकाम बन गई, क्योंकि मंशियात की बैनुल अक़वामी तजारत करने वाले गिरोह का सरगना जिम्मी लाइट इसका बाप था, जिसे वो सूरत से नहीं पहचानती थी। लेकिन वो वीरा को जानते बूझते हुए डॉन मर्सियानो के रूप में इन रास्तों पर हाँकता रहा, जहाँ आबरू और इखलाक के हर तस्वर से आरी होकर इंसान मुहज पैसा कमाने की मशीन बनकर रह जाता है। डॉन मर्सियानो के हवाले से माजी की यादें वीरा के लिए बहुत तलख थी। लाइड्स कॉटेज राख का ढेर हुआ, फिर वान हूफ मारा गया। इसके बाद 5 बड़ों में से दूसरे की बारी आई और मार्टन भी जहन्नम वासिल हो गया। लेकिन वो मरते मरते वीरा को बाकी तीनों बड़ों के नाम बता गया था। क्राइन बता रहे थे कि वीरा पाकिस्तान छोड़ने से कबल इन तीनों का भी सफाया करना चाहती थी। इस बारे में वो दाऊद की राह पर लग चुकी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुहज वीरा के इंतकामी जज्बे की तस्कीन के लिए मैं मजीद वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ था कि अचानक एक कार मेरे करीब आकर रुकी और मैं चौंक कर उछल पड़ा। मेरे जहन में फौरी तौर पर खतरे ने ही सर उबारा था, लेकिन पलटते ही मुझे आने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर वीरा विराजमान नजर आई और मैं गहरा सांस लेकर रह गया। शायद इसने अपनी गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनी में दूर ही से मुझे या मेरी कार को पहचान लिया था और सीधी इसी तरफ बढ़ती चली आई थी। इस तरफ आ जाओ, वीरा ने इंजन बंद करते हुए कहा और मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर इसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। कैसी खबर लाई हो, मैंने बैठते ही खुश्क लहजे में बराह रास्त काम की बात छेड़ दी। इस वक्त मेरे लिए खुद पर काबू पाए रखना दुश्वार हो गया था। प्रोग्राम तब्दील हो गया है, वो सपाट लहजे में बोली। कॉटेज की तबाही के बाद वान हूफ और मार्टन के कत्ल ने इन्हें बुखला कर रख दिया है। यहाँ के खतरनाक और गैर यकीनी हालात के पेश नज़र बाहर से आने वाले ने अपना प्रोग्राम फिलहाल मनसूख कर दिया है और दाऊद को लंदन तलब कर लिया है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब अहम फैसले लंदन ही में किए जाएंगे, वो बिला तवक्कुफ बोले जा रही थी। मार्टन के बाद अब दाऊद मुकामी सरबराह है और वो अपने साथ मुझे भी ले जाना चाहता है। आखिरी इतला मेरे
मेरे लिए हौसला अफजा थी, लेकिन मैंने वीरा पर अपनी खुशी का इजहार किए बगैर सवाल किया, लेकिन तुमको तो मेरे साथ जाना था, ऐसा तो नहीं कि अब तुमने इरादा बदल दिया हो? साथ जाने का ये मतलब नहीं कि मैं इसके कंधे पर सवार होकर जाऊंगी। वो हंसते हुए बोली, चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि मैं दाऊद के साथ सफर करूं। खुलकर सामने न आने में ये बड़ी खराबी होती है, वो ना चाहते हुए भी वफादारी का इजहार करना पड़ता है। लंदन पहुंचते ही हम एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। तुम्हें गुजाला तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा, लेकिन मैं लंदन में तुम्हें कहाँ तलाश करता फिरूंगा? लंदन में मेरा क्याम इंपीरियल होटल में होगा। रसल स्क्वायर के ट्यूब स्टेशन से चंद कदम के फासले पर तुम वहां पहुंच सकोगे। चाहो तो मुझे फोन कर लेना। और तुम वहां पहुंचोगी कब तक? मैंने सवाल किया। हो सकता है कल ही रवाना होना पड़े, इसने कहा। प्रोग्राम का इन्हिसार दाऊद पर होगा। बिलफर्ज तुमसे राब्ता ना हो सके तो गुजाला तक रसाई की क्या सूरत होगी? वो लंदन में नहीं, बर्मिंघम के करीब काउंटी नामी कस्बे में है। बराह रास्त रसाई की कोशिश में मामला खराब भी हो सकता है। नए शहर में गलत लोगों से टकरा गए तो दुश्वारियां खड़ी हो जाएंगी। दाऊद कल नहीं तो परसों हर कीमत पर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। मौजूदा हालात से वो भी खौफजदा है। मैंने अंदाजा लगाया है कि वो निकल भागने की इस मौका से पहली फुर्सत में फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो सब दुरुस्त है, मगर तुम तफरीहन तो लंदन नहीं जा रही हो कि दिन रात होटल के कमरे में बैठी मेरे फोन कॉल का इंतजार करती रहोगी? वहां पहुंचते ही तुम्हें किसी अगली मंजिल के लिए सफर जारी रखने का हुक्म मिल सकता है, या तुम लंदन ही में इजलास में मसरूफ हो सकती हो। ऐसी सूरत में वहां क्या करूंगा? मैंने सवाल किया। तुम मफरूजा मौजूआत पर जिच कर देते हो। वो बेबसी के साथ हंसते हुए बोली, मेरे बारे में ताज़ा तरीन मालूमात तुम्हें शेफर्ड बुश के इलाके में एक्सक्यूज आर्म्स नामी पब के बार टेंडर से मिल सकेंगी। अंडे जैसी शफाफ खोपड़ी वाला उदेड़ अमर और दराज कामत अंग्रेज है। नाम जैकब है, मगर आम तौर पर टोनी कहलाता है। वो बराह रास्त तो मुझे एक लफ्ज भी न बताएगा। मैं पहुंच गई तो खुद ही इसे तुम्हारे बारे में बाखबर कर दूंगी। मुझसे पहले तुम पहुंच जाओ तो मैगी हार्वे के बॉयफ्रेंड के तौर पर अपना तारफ कराना। तुम इसका रवैया दोस्ताना पाओगे। ये मैगी हार्वे क्या बला है? मैं इस बार इससे अलग होने से पहले पूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। कुछ नहीं, बस ये आपस का एक शनाख्ती कोड है। वो समझ लेगा कि तुम्हें मैंने इससे राब्ता कायम करने की हदायत की है। इसका मतलब है वो भी तुम्हारी ही लाइन का आदमी है। अब इतनी तफसील में ना जाओ, वो चिढ़कर बोली। जरा सी बात पर यूं ही जिरा करते रहे तो ये मौजू सारी रात भी खत्म ना हो सकेगा। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि लंदन में तुम्हारे लिए एक राब्ता मौजूद रहेगा। मुझे तुम्हारे जाती मामलात से कोई गर्ज नहीं। मैंने इसका मूड खराब होते देखकर नरम और मकाराना लहजे में कहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि वो अगर तुम्हारे मुशागल से बाखबर है तो शायद इन लोगों को भी जानता हो जो काउंटी में गजाला की मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मुफाहमत के बाद ऐसी क्या सराइयां बेसूद हैं? वो बोली, इंग्लैंड में गजाला तक पहुंचने की कोई महफूज और सहल तरकीब होती तो मैं खुद ही तुमको आगाह कर देती। मालूम होता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे जहन में अब भी शकूक व शुबात कार फरमा है। तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे नजदीक गजाला का मामला इतना अहम नहीं है जितना मेरे लिए। इसलिए हो सकता है कि कोई सामने की बात तुम्हारी निगाहों में आने से रह गई हो। बस इसी ख्याल से पूछ लिया था। फिर तुम कब रवाना हो रहे? इसने मौजू बदलते हुए सवाल किया। रवानगी तो बाद की बात है। पहले इटली और दूसरे ममालिक का वीज़ा लगवाना होगा, इसके बाद टिकट खरीदने की नौबत आएगी। आजकल तो मैं वैसे भी क्लाश हो रहा हूँ। फिक्र ना करो, वो बेपरवाही के साथ बोली। पिछली निशिस्त के पायदान में एक पैकेट पड़ा हुआ है। इसमें 50,000 के बड़े नोट और एक सादा क्रेडिट कार्ड मौजूद है। तुम भी BC गिलीमोर की हैसियत से वो कार्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकोगे। चोरी का कार्ड है? मैंने मानी खेज लहजे में सवाल किया। करोड़ों के खेल में ऐसी चोरियां नहीं की जाती। तंजीम के अकाउंट पर वो कार्ड बाकायदा जारी हुआ है। नाम फर्जी था। अब इत्तफाक से तुम्हारे काम आ जाएगा। वो पुरएतमाद लहजे में बोली। इस पर तुम एक वक्त में एक जगह से $5,000 तक की खरीदारी कर सकोगे, लेकिन कहीं जरूरत पेश आ ही गई तो मैं BC गिलेमोर की हैसियत से खुद को शनाख्त कैसे करा सकूंगा? मेरी सारी सफरी दस्तावेज तो असल नाम पर तैयार हुई हैं। दोहरी शख्सियत वो हल्का सा कहका मारकर बोली, कार्ड इस्तेमाल करते हुए भूल जाना कि तुम डैनी हो। कार्ड जारी कराते हुए ये ख्याल रखा जाता है कि इसे तंजीम का कोई अहम कारिंदा ही इस्तेमाल करेगा, लिहाजा कार्ड के साथ 2 दस्तावेजात भी मौजूद हैं जो तुमको BC गिलमोर करार देंगी। बस तुम्हें एक फार्म पर अपनी तस्वीर चश्मा करना होगी। वैसे इतना बताती चलूं कि इस दर्जे का क्रेडिट
कार्ड हमाशा के पास नहीं होता, इसलिए आम तौर पर शनाख्त का मुतालबा तौहीन समझा जाता है। बेएतमादी से काम लिया जाए तो असल कार्ड इस्तेमाल करना भी मुहाल हो जाता है। मैं पिछली नशिस्त के पायदान से रकम का पैकेट उठाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। वीरा की सिमत में अकबी दरवाजे के करीब एक कोवियल जुस्सा शख्स न जाने कब से खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। वीरा गुफ्तगू में इत्मीनान में रही थी कि अकब नमा आईने में भी इसे अजनबी का अक्स नजर नहीं आ सका था। मेरे रद्द अमल में कोई ऐसी नुमायां बात थी कि वीरा भी चौंक पड़ी, क्या बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीरा के सवाल का जवाब देता, अजनबी फुर्ती के साथ अपनी सिमत का दरवाजा खोलकर अकबी नशिस्त पर सवार हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसका दाहिना हाथ जेब से बाहर आ गया जिसमें पिस्तौल दबा हुआ था। तुम कौन हो? ये क्या बदतमीजी है? वीरा पलटकर बरहमी के साथ गुर्राई थी, मगर अजनबी के हाथ में मौजूद पिस्तौल की झलक देखते ही इसकी आवाज दम तोड़ गई। जिंदगी अजीज है, दोनों खामोशी के साथ अपनी नशिस्तों पर बैठे रहो और जो हदायत मिले इस पर बेचूचरा अमल करते रहो, वरना मैं कांटे के एक ही बार में अपने हरीफ की गर्दन तोड़ देने में महारत रखता हूँ। जरूरत पेश आई तो फायर करने से भी दरेग नहीं करूंगा। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? मामले की संगीनी का अंदाजा करते ही वीरा के लहजे में तब्दीली आ गई थी, मगर फिक्रमंद वो अब भी नजर नहीं आती थी। यहाँ से गाड़ी निकालो, फिर सब मालूम हो जाएगा, वो सर्द लहजे में बोला। वीरा की सिमत में पार्किंग लॉट की तरफ जगह न सिर्फ खाली बल्कि निस्बतन तारीक थी। इसी वजह से अजनबी को खामोशी के साथ इधर से पेश कदमी का मौका मिल गया था। मेरी कार इसी सिमत में पार्क की हुई थी जिधर मैं बैठा हुआ था। मैंने कुन अखियों से देखा कि सुल्तान शाह बदस्तूर स्टीयरिंग व्हील पर विराजमान था और शायद ताज़ा सूरत हाल से बाखबर भी, क्योंकि दोनों गाड़ियों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला नहीं था और हवा के दोष पर हमारी आवाजें इसके कानों तक पहुंच रही होंगी। मगर अजनबी कोई गुफ्तगू किए बगैर अचानक नाजल हुआ था। फिर कार का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज के साथ ही वीरा की कार में एक फर्द का इजाफा इसे चौंका देने के लिए काफी था। ये बात यकीनी थी कि सुल्तान शाह ने अजनबी को कार में दाखिल होने से पहले नहीं देखा होगा, वरना इसे पिस्तौल के बल पर हम पर यूं मुसल्लत होने की मोहलत ही न मिल पाती और वो बाहर ही धर लिया जाता। दूसरा काबिल गौर नुक्ता ये था कि अजनबी की सारी तवज्जो हम दोनों पर ही मरकूज थी और इसने वीरा को वहां से कार निकालने का हुक्म देने तक अपनी गुफ्तगू में ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था जिससे ये जाहिर होता कि सुल्तान शाह हमारे साथी के तौर पर इसकी निगाहों में आ चुका था। अगर वो इब्तदा से मेरा तआक़ुब कर रहा होता तो न सिर्फ मेरी जात बल्कि गाड़ी भी इसकी निगाहों में आ चुकी होती और वो हम पर हाथ डालते हुए सुल्तान शाह को हरगज नजरअंदाज न करता। आसार से यही पता चल रहा था कि वो वीरा का तआक़ुब करते हुए हिल पार्क तक पहुंचा था। फिर इसकी गफलत और लाइल्मी से फायदा उठाते हुए कार के करीब तारीकी में छुपकर मेरी और इसकी गुफ्तगू सुनता रहा। मुझे यकीन था कि अगर मैं पिछले पायदान से रकम का पैकेट उठाने के लिए गर्दन न घुमाता तो शायद वो मजीद कुछ देर मुदाखलत किए बगैर हमारी गुफ्तगू सुनता रहता। इस पूरे किस्से में सुल्तान शाह के बचे रहने का एक बड़ा सबब यह भी था कि वीरा की आमद से कबल वो मेरे गुस्सीले लहजे पर कदरे नाराज हो गया था और मैं अपनी गलती महसूस करते हुए इसे कार में बैठा छोड़कर खुली हवा में निकल आया था। इस तरह जब वीरा वहां पहुंची तो मैं बराह रास्त इसकी गाड़ी में जा बैठा। सुल्तान शाह या दूसरी गाड़ी की तरफ रुजू करने की नौबत ही न आ सकी। हालात के पेश नजर मुझे कोवियत शुबा था कि वो कोई चलता फिरता चोर उचक्का नहीं था। कराची में मशीन गन और क्लाशनकोफ के बल पर डाके तो पड़ते थे, लेकिन नौबत यहाँ तक नहीं पहुंची थी कि मामूली उचक्के और रहजन वजनी पिस्तौलों से लोगों को हरासा करते फिरें। अलबत्ता ये शय जोरी, हीरोइन और दीगर मंशियात के लेन देन में रवा थी। हीरोइन का काम करने वाले दूसरों को नशा का आदी बनाते बनाते खुद इस कदर संग दिल हो बल्कि बेहिस हो चुके थे कि अपने मफाद को खतरे में देखते ही शहर की बड़ी पूरी बस्तियों में जीते जागते इंसानों को यूं खाको खून में नहलाते थे जैसे वो इंसान ही नहीं मट्टी के बेजान पुतले हों। वीरा की नीयत जो कुछ भी रही हो, लेकिन बज़ाहिर वो हीरोइन फरोशों की बैनुल अक़वामी बसात पर एक अहम रुतबे पर फायज थी और पाकिस्तान में इसके मुल्क गिर मफादात की निगरान भी बनी हुई थी। वान होफ इससे टकरा कर फना हो चुका था। मार्टन माजूर न होते हुए भी बड़ी बुरी मौत का शिकार हुआ था और अब दाऊद नामी मुकामी सरबराह था। शायद इसे वीरा पर एतबार नहीं रहा था। इसने मार्टन की मौत की तस्दीक के लिए वीरा को इस्तेमाल किया था। वीरा के 3 खूंखार तनख्वाहदार मार्टन की लाश के चीथड़े दरियाफ्त करके लौट गए, मगर इनकी निगरानी के लिए आया हुआ दाऊद का आदमी मेरे हाथों मौत के घाट उतर गया। वही मौत
इसका भी मुकद्दर बनी थी जो मार्टन के हिस्से में आई थी। वीरा ने अपने आदमियों की भाग दौड़ के नतीजे से तो दाऊद को आगाह कर दिया होगा, लेकिन इसकी कहानी में दाऊद के आदमी का कोई जिक्र नहीं था। मार्टन की मौत की तस्दीक दाऊद ने वीरा से कराई और वीरा की कहानी की तस्दीक के लिए वो अपने आदमी की वापसी का मुंतजर रहा होगा जो जहन्नम वासिल हो चुका था। इसकी वापसी न होने पर दाऊद का तशवीश में मुब्तला होना लाजमी था। इसने यकीनी तौर पर सूरत हाल जानने के लिए फिर किसी को मार्टन के मेरान मकान में भेजा होगा और इस बार लौटने वाले ने उसे 2 लाशों के चीथड़ों की कहानी सुनाई होगी। एक्सप्लोडर के इस्तेमाल से लाश के टुकड़े जरूर उड़ जाते थे, लेकिन इन लोथरों से अज़ा की शिनाख्त दुश्वार नहीं थी कि वो कितने मकतूलीन के जिस्मों से जुदा हुए होंगे। फिर मार्टन ख्वाबगाह में वीरा के फायर का निशाना बना था और दूसरा मार्टन के मकान के अकबी हिस्से में मेरे हाथों मारा गया था। दोनों मुख्तलिफ औकात में मारे गए थे मगर इनका हशर यकसा हुआ था। दोनों एक एक्सप्लोडर जाए वारदात से गायब थे। वाकयात की वो यकसानियत दाऊद के जहन में वीरा की तरफ से शुबहात को जन्म देने के लिए काफी थी, लिहाजा इसने अपना एक आदमी बल्कि इम्कानी तौर पर वही आदमी जिसने मार्टन के मकान में दूसरी लाश की मौजूदगी की इतला दी होगी वीरा की निगरानी पर ममूर कर दिया और दूसरी तरफ फोन पर इसको ये पैगाम भी दे दिया कि इसे किसी भी लम्हे दाऊद के साथ लंदन रवाना होना है। मेरा जहन बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था। वीरा अजनबी की हदायत पर कार का इंजन स्टार्ट करके हिल पार्क की तवील डलवा सड़क अबूर करके दाहिनी तरफ शहीद मिल्लत रोड पर निकलने की बजाय अंदरूनी रास्तों पर कार ड्राइव कर रही थी और मैं सोच रहा था कि इस तरह वीरा को बेयकीनी की कैफियत से दो चार करके दाऊद ने जबरदस्त नफ्सियाती हरबा आजमाया था। अगर शहर में वीरा की कुछ खुफिया मसरूफियात थीं तो लामहाला इसकी कोशिश यही होना चाहिए थी कि लंदन रवानगी से कबल अपने जिम्मेदारियां किसी और को सौंप दे या अपने फैले हुए काम निपटाने की फौरी कोशिश शुरू कर दे। इस मरहले पर अय्यार वीरा दाऊद के दाम में आ गई और मुझसे मुलाकात के लिए निकल खड़ी हुई और इसका पीछा करने वाले ने हम दोनों की गुफ्तगू से हमारे बाहमी तामन और वीरा के बागियाना रुझानात का अंदाजा लगाते ही मौका पाकर हमें बेबस कर लिया था। पोजीशन इतनी नाजुक थी कि वो मुसल्ला था और अकबी निशिस्त पर विराजमान था। मुझे गर्दन घुमाने की भी इजाजत नहीं थी। वीरा तो शायद रह रह कर अकब नमा आईने की तरफ नजरें उठाकर इसी को देख रही थी, मगर मुझे इस मरदूद के बारे में कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ना ही ये मालूम था कि सुल्तान शाह हमारे ताक़ब में आ रहा था या वहीं खड़ा रह गया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।